हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के टॉप 50 जीके एमसीक्यूज़ को। और देखिए, ये इसका सेट 11 है। हमने 10 सेट इसके कवर करे हुए हैं चैनल में, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, उनको आप देख लीजिए। हमने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उनको उन वीडियोज़ में इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो आपको हमारे चैनल में ही वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे सेट 11 को, जहाँ पर हम और भी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेफ्रॉन इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ओके, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि नेफ्रॉन जो होता है ना, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये किसका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो बात करें नेफ्रॉन, आपको देखिए ये पाया जाता है हमारे किडनी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। बात करें नेफ्रॉन के बारे में, तो देखिए एक ह्यूमन किडनी में, एक किडनी में कितने यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये किडनी है, किडनी के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन कहते हैं, और ये जो है एक किडनी में 10 लाख तक पाए जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर है। नेफ्रॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। आई होप आपको क्लियर है। इसके साथ फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी देखा जाता है कि एल्वियोलाई कहाँ पे पाया जाता है और ये किसके लिए यूज़फुल है, इसका काम क्या है। तो बात करें एल्वियोलाई, फ्रेंड्स ये हमारे लिवर में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, ये करता है एल्वियोलाई। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम आगे भी और डिटेल में समझेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ट्रू रिब्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में सच्ची पसलियों का संख्या कितना होता है? ट्रू रिब्स की बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल ट्रू रिब्स हमारे बॉडी में यहाँ पे होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 14। कैसे, ये बात करेंगे। तो देखिए ये रिब केज है हमारे बॉडी में, है ना। तो यहाँ पे टोटल कितने बोन्स पाए जाते हैं? 24 रिब्स पाए जाते हैं 12 पेयर्स में, ठीक है। तो अगर आप काउंट करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला 11 और ये 12, ठीक है। तो ऐसे करके इस तरफ भी है, तो ये 12 पेयर में टोटल 24 रिब्स पाए जाते हैं। तो जो फर्स्ट 7 होते हैं, है ना, इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्रू रिब जो होता है 1 से लेकर के 7 तक होता है। फॉल्स रिब ये होता है 8 से लेकर 12 तक, और फ्लोटिंग रिब्स होता है 11th और 12th। तो अगर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे चेंज करके पूछा जाए कि बॉडी में कितने फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 2 पेयर्स है, आप देख रहे हैं ये और ये, तो टोटल मिला के 4 हो जाएंगे। इस तरीके से फॉल्स रिब का भी आंसर यही होगा। ओके, और जो फ्रेंड्स ट्रू रिब्स होते हैं, है ना, इसके बारे में जानते हैं। द फर्स्ट 7 बोन्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहले के 7 बोन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। दीज बोन्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइन इन द बैक। तो ये जो यहाँ पे बोन्स होते हैं, ये डायरेक्टली स्पाइन से कनेक्टेड, हमारे बैकबोन जो होती है उससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय राइबोसोम्स इन द सेल। तो हमने प्रीवियस जो वीडियोज़ है वहाँ पे भी राइबोसोम्स के बारे में काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। राइबोसोम्स करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है। देखिए, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। द इंपॉर्टेंट राइबोसोम फंक्शंस इंक्लूड, क्या क्या फंक्शंस है देख लीजिए। इट असेंबल्स अमाइनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन दैट आर एसेंशियल टू कैरी आउट सेल्यूलर फंक्शन। तो हमारे बॉडी के जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्यूलर फंक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए प्रोटीन बनाने का काम जो होता है, ये राइबोसोम का होता है। और प्रोटीन किससे बनता है? ये छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। आई होप आपको क्लियर है फ्रेंड्स। इसके साथ आपको पता होना चाहिए, देखिए जब डीएनए ओके ये रेप्लिकेट करता है, फिर से डीएनए ही बनाता है, तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ओके। इसके बाद जब डीएनए आरएनए बनाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, किस इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और इसी तरीके से आरएनए से बनता है प्रोटीन, ओके। तो जब आरएनए से प्रोटीन बनता है फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख जाएगा, रेप्लिकेशन डीएनए से डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए, और ट्रांसलेशन यानी कि आरएनए से प्रोटीन। तो आपको ये प्रोसेस के जो नेम्स हैं ये भी अच्छे से याद रख लेने हैं, राइट।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं, कौन सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है नहीं है, या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है नहीं है, है ना। तो बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसमें पार्ट कौन सा नहीं है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और फेरिंग्स, ये तीनों तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। आप पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पे फेरिंग्स है। बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये यहाँ पर है, और इसके साथ बच गया रेक्टम, तो ये रहा रेक्टम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्प्लीन नहीं दिखेगा, स्प्लीन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्प्लीन क्या है, देखिए द स्प्लीन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, हाउ एवर इट इज़ कनेक्टेड टू द ब्लड वेजल्स ऑफ बोथ स्टमक एंड पैनक्रियाज। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है स्प्लीन, बट ये हमारे स्टमक और पैनक्रियाज से कनेक्टेड होता है। बात करें स्प्लीन का फंक्शन क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, स्प्लीन के अंदर ना वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि जर्म से यहाँ पे फाइट करते हैं। हमारे बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो उससे फाइट करने का काम या WBC करता है, जो कि स्प्लीन में पाया जाता है। इसके साथ ब्लड लेवल्स को कंट्रोल करने का काम भी होता है स्प्लीन का, और ये ब्लड को फिल्टर भी करता है, और जो भी ओल्ड या डैमेज्ड RBCs होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं स्प्लीन के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस। तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन की बंधुता निम्नलिखित में से किस गैस से सबसे अधिक होती है। तो हीमोग्लोबिन का जो हाईएस्ट एफिनिटी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन यहाँ पर कंबाइन कर जाए तो क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मिंग कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जब हीमोग्लोबिन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड से कंबाइन कर जाता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बनाता है, विच इज़ वेरी ब्राइट रेड इन कलर, जिसका कलर बहुत काफ़ी ब्राइट रेड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ दस प्रॉब्लमैटिक फॉर ह्यूमन बिकॉज इट हैज़ हायर एफिनिटी दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ऑक्सीजन एक्चुअल में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को कंबाइन करना होता है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है ज़्यादा एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। फॉर द ग्रोथ इन लेंथ ऑफ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल। तो देखिए एसेंशियल एलिमेंट इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए NPK, ये तीनों तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों तो यहाँ पर एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। इसके साथ कैल्शियम भी एसेंशियल एलिमेंट है, बट यहाँ पे ऐसा एलिमेंट जो कि ग्रोथ यानी कि प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सोडियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कैल्शियम का क्या काम होता है, इसके बारे में देखते हैं। कैल्शियम ये क्या करता है, जो यहाँ पे प्लांट्स में सेल वॉल होते हैं उसको बनाने का काम करता है, बिल्डिंग का काम करता है। नाइट्रोजन क्या करता है, तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन जो है ये मेजर कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स हैं उसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। इस क्लोरोफिल में जो है मेजर कंपोनेंट नाइट्रोजन का होता है। तो इससे ये क्या करता है, इसकी वजह से जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, राइट, क्योंकि लीव्स से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और लीव्स होते हैं ग्रीन कलर के, और ग्रीन कलर जो होता है ड्यू टू क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में नाइट्रोजन पाया जाता है। आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया है ये। इसके साथ फॉस्फोरस की बात की जाए तो फॉस्फोरस प्लांट्स में सेल डिवीज़न का काम करता है और डेवलपमेंट का काम करता है। सोडियम जो है ना फ्रेंड्स, ये ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ मेजर्ड। तो जो ग्रोथ होता है प्लांट का उसको मेज़र करने के लिए इनमें से कौन से एलिमेंट को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ भी यूज़ किया जाता है ऑक्सैनोमीटर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। फ्रेंड्स इसके साथ बात करें हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या करता है, इसको हम लैक्टोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, लैक्टोमीटर। इसका काम होता है डेंसिटी को मेज़र करना, किसी भी लिक्विड्स की डेंसिटी को मेज़र करने का काम हाइड्रोमीटर का होता है। ऑस्मोमीटर क्या करता है, ये डिवाइस फ्रेंड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन मेज़र करते हैं। और पोटोमीटर, तो पोटोमीटर का काम होता है कि जैसे प्लांट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में कितना वाटर लॉस होता है उसके बारे में जो है पोटोमीटर मेज़र करता है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। हार्मोन हेल्पिंग इन सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी काफ़ी बार डिस्कस किया, 5 टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में, है ना। तो यहाँ पे जो हार्मोन सेल डिवीज़न का काम करता है वो होता है, राइट आंसर साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, आप पिक्चर में भी देख लीजिए, यहाँ पे साइटोकाइनिन के पास सेल ग्रोथ, सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन का काम साइटोकाइनिन करता है। इसके बाद बात करें ऑक्सीन, तो जैसे हमने 5 हार्मोन आपको बताए, तो ये 5 हार्मोन्स होते हैं गिबरलिन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। तो बात करें ऑक्सीन, इसका काम क्या होता है, ये भी सेल ग्रोथ या फिर जो सेल इलोंगेशन होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है, इसमें काम करता है। गिबरलिन जो होता है फ्रेंड्स, ये स्प्राउटिंग ऑफ लीव्स का काम करता है, जर्मिनेशन का काम करता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है डॉर्मेंसी ऑफ एम्ब्रियो, इसका काम है। और इथिलीन जो है ये राइपनिंग ऑफ लीव्स या फ्रूट्स का काम करता है। जैसे जो भी अनराइप्ड फ्रूट्स होते हैं, कच्चे फल होते हैं, उसको पकाने का काम जो होता है इथिलीन करता है। इसको स्प्रे करने से जो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होते हैं वो पक जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म्स। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब शुगर ब्रेकडाउन होता है ये फॉर्म करता है अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, फर्मेंटेशन इज़, तो फर्मेंटेशन कैसा प्रोसेस है। बात करें फर्मेंटेशन की फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे फर्मेंटेशन इज़ एन एनएरोबिक प्रोसेस, ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, इन विच एनर्जी कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज इवन इफ ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ही ये होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ ना हो। तो फर्मेंटेशन में जो है ऑक्सीजन की मदद के बिना ही ग्लूकोज जो है एनर्जी रिलीज़ करता है। और फर्मेंटेशन किस जगह पे होती है, ये ईस्ट सेल्स में होती हैं, पाई जाती हैं, बैक्टीरिया में पाई जाती हैं और एनिमल मजल्स में भी पाई जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन इज़, रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है। तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। इसके बारे में बात करेंगे पहले। तो रेस्पिरेशन यहाँ पे एक्सोथर्मिक जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, हीट अगर रिलीज़ हो रही है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक में अब्जॉर्ब होती है हीट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एक्सोथर्मिक में, जैसे कंबशन है, तो कंबशन में हीट रिलीज़ हो रही है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस है या फिर इवापोरेशन है, यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब होती है, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें रेस्पिरेशन, ये कैसा प्रोसेस है फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन जो है ना ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर 20 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसके बारे में देखिए, एवरी लिविंग सेल ब्रेक डाउन इट्स फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। देखिए, फूड जब ब्रेक डाउन होता है, जो फूड हम लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना। तो इस एनर्जी की रिलीज़ की वजह से ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो रिएक्शन दैट इन्वॉल्व लिबरेशन ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे प्रोसेस जहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। आप देखिए, फील वार्म टू टच, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज़ होता है। तो इस तरीके से एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसका राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा एलिमेंट पाया जाता है फ्रेंड्स। अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, नाइट्रोजन भी मेजर कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल में। इसके अलावा क्लोरोफिल में जो मेजर यानी कि सेंट्रल मेटल एटम होता है वो मैग्नीशियम होता है। यहाँ पे आप पिक्चर देखिए, ये क्लोरोफिल की पिक्चर है, जहाँ पे आप बीच में देखेंगे मैग्नीशियम है और चारों तरफ देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है ना। तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो होते हैं मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। देखिए, मैग्नीशियम इज़ यूज्ड इन मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। और इसके बिना, मैग्नीशियम के बिना जो है, जो प्लांट्स होंगी वो सनलाइट को कैप्चर ही नहीं कर पाएंगी और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, डॉर्फ प्लांट्स कैन बी मेड टॉलर बाय अप्लाइंग। तो अभी हमने प्लांट हार्मोन्स के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो डॉर्फ प्लांट जो छोटे प्लांट्स होते हैं, है ना, उसको लंबा बनाने के लिए इनमें से कौन से यहाँ पे हार्मोन को यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे गिबरलिन का यूज़ किया जाता है। हमने डिस्कस किया था सेल एलोंगेशन में गिबरलिन जो है यूज़फुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लॉज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड। तो देखिए, जल की बूंदों के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे जब वाटर लूज़ होता है वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम, ये किस में हो रहा है, प्लांट्स में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स डिफरेंस होता है थोड़ा ट्रांसपिरेशन और गटेशन में, ये आप देख लीजिए, क्योंकि लॉज ऑफ वाटर जो है ट्रांसपिरेशन में भी होता है। ठीक है, तो देखिए, गटेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द हाइड्रोथॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर लॉस वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपको वाटर ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे गटेशन के प्रोसेस में। और वहीं पे ट्रांसपिरेशन की बात की जाए
तो इट इज़ लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग द डे थ्रू द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से जो वाटर ड्रॉप्स रिलीज होते हैं, लॉस होते हैं, उसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स कहा जाए तो इसका राइट आंसर जो है गटेशन ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विल्टिंग ऑफ प्लांट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव। तो विल्टिंग ऑफ प्लांट्स का मतलब होता है पौधों का मुरझाना। ये किसके अधिकता के कारण होता है? तो आप पिक्चर देखिए, इस तरीके से विल्टिंग ऑफ प्लांट होता है और ये होता है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। जैसे हमने डिस्कस किया, जब पानी ये लूज़ हो जाता है, इसकी वजह से विल्टिंग की प्रोसेस होती है। तो देखिए, जब भी एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का थ्रू ट्रांसपीरेशन, विल्टिंग ऑफ प्लांट होता है। इसके साथ द रेट ऑफ लॉस ऑफ वाटर वेपर इन ट्रांसपीरेशन इन दीज प्लांट एक्सीड्स द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। द प्लांट सफ़र अ लैक ऑफ वाटर एंड विल्ट। तो देखिए, जितना पानी रूट्स अब्जॉर्ब करता है, अगर उससे ज़्यादा वाटर लूज़ हो जाता है प्लांट से, तो उस समय पे विल्टिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, और इस समय प्लांट में वाटर की भी कमी देखी जाती है। गटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले। अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पे लूज ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, तब वो गटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन सॉइल वाटर इज़ दैट इज़ रेडिली अवेलेबल टू प्लांट रूट इज़। तो मिट्टी में पौधों की जड़ों के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो पानी जो रेडिली अवेलेबल है प्लांट के लिए रूट्स से अब्जॉर्ब करने के लिए, इस वाटर को हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। देखिए, ये जो वाटर होता है ये छोटे छोटे स्पेसेस में पाया जाता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, और इसे हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपीरेशन इन प्लांट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, काफ़ी बार डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स, वाटर लॉस के प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, राइट। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्लांट विच ग्रो इन सलाइन सॉइल आर। तो ऐसे प्लांट्स जो सलाइन यानी कि सॉल्ट वाटर में या फिर सॉल्ट सॉइल में ग्रो करते हैं, उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? उन प्लांट्स को कहते हैं हेलोफाइट्स। इसके साथ देखिए और भी यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ज़ीरोफाइट्स क्या होते हैं? ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो बहुत कम वाटर में ग्रो कर सकते हैं, लेस वाटर में ग्रो कर सकते हैं। इसका ठीक अपोजिट हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। और सक्यूलेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, सक्यूलेंट्स एनी प्लांट विथ थिक फ्लैशी टिश्यूज अडाप्टेड टू वाटर स्टोरेज। तो कुछ आपने देखा होगा प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका जो लीव्स होता है काफ़ी थिक होता है ना। तो वो थिक लीव्स क्या करते हैं? वाटर को स्टोर करते हैं। इन प्लांट्स को हम सक्यूलेंट्स कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रॉप्स शोन इन द कमेंसमेंट ऑफ मानसून इज़ कॉल्ड। तो मानसून के प्रारंभ में दिखाई देने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो जो मानसून के टाइम पर प्लांट को ग्रो किया जाता है, क्रॉप को, उसे हम यहाँ पे कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो रबी यहाँ पे खरीफ और ज़ैद क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, डिफरेंस बिटवीन खरीफ, रबी एंड ज़ैद। तो फ्रेंड्स, खरीफ जो होता है रेनी सीजन में सो किया जाता है, रबी को विंटर में, और ज़ैद जो है समर में। तो यहाँ पे आपके लिए मंथ लिखा हुआ है, सोइंग टाइम जो होता है, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम कब होता है? इसको हार्वेस्ट फिर किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, रबी को अप्रैल मई में, और ज़ैद को मार्च जून में। ठीक है, इसके साथ फ्रेंड्स खरीफ क्रॉप जो होता है ना, इसमें क्लाइमेट क्या रिक्वायरमेंट होती है? हॉट वेदर होना चाहिए और काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है इन प्लांट्स को। रबी क्रॉप्स में भी वार्म क्लाइमेट जर्मिनेशन के लिए चाहिए होता है, और ग्रोथ के लिए जो है इन्हें कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है। और फ्रेंड्स, ज़ैद क्रॉप्स जो समर क्रॉप्स होते हैं उनके बारे में बात करें तो ये जो है हॉट और ड्राई क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल यहाँ पे राइस है, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, मेज़ और शुगर केन। ठीक है, तो ये सारे खरीफ क्रॉप्स है। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, व्हीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप। तो राइट आंसर इसका रबी होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स देखिए, वीट, ग्राम, पी, पोटैटो, बार्ली, ओट, इसके साथ ऑयल सीड और अनियन। ज़ैद क्रॉप्स में कुकुम्बर, मैंगो, वाटरमेलन, मूंग दाल और पंपकिन इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चढ़ते हैं, और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती है ना, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इन पीडीएफ्स को यहाँ हमारी वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं।
और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए जनवरी और फरवरी 2024 का जो करंट अफेयर्स का PDF होता है, मंथली करंट अफेयर्स का PDF, ये भी हमारे यहाँ पे वेबसाइट में अपलोड किया गया है। तो अगर आप चाहें इस वेबसाइट से जाके इसे बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हर एक यहाँ पे आपको जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको जो कंटेंट है मिल जाएगा हमारे इस PDF में, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं फ्रेंड्स, और आपका अगला क्वेश्चन है द प्लांट फ्रॉम विच कोको एंड चॉकलेट आर ऑब्टेन इज़। तो कोको और चॉकलेट किन प्लांट से पाए जाते हैं फ्रेंड्स? ये स्मॉल ट्रीज़, ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लंग्स ऑफ प्लांट आर। तो प्लांट के लंग्स किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स प्लांट के लंग है ना, पौधे के फेफड़े, ये कहे जाते हैं लीव्स को। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। देखिए, लीव्स आर द लंग्स ऑफ प्लांट, मच लाइक द लंग्स ऑफ एनिमल, लीव्स आर द प्लेस ऑफ प्लांट्स रेस्पिरेशन। तो प्लांट के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है लीव्स, इसीलिए इसे हम लंग्स ऑफ प्लांट कहते हैं। अगला देखिए, अ फर्टिलाइज्ड एग इज़ नोन एज। तो फर्टिलाइज्ड एग, इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं यहाँ पे जाइगोट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे रहता है पार्थिनोजेनेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच। तो पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है? देखिए, यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है विथआउट फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज़ मेन फीचर ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन इनमें से किस प्लांट में देखा जाता है? ये देखा जाता है एंजियोस्पर्म्स में। तो एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? देखिए, ऐसे प्लांट जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और सीड्स होते हैं इन फ्रूट्स में, तो इसे हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। इसके साथ बात करें डबल फर्टिलाइजेशन ये क्या है? तो फ्रेंड्स ऐसा प्रोसेस, डबल फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें देखिए इट इज़ अ यूनिक बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वन स्पर्म फ्यूजेज विथ एग टू प्रोड्यूस द एम्ब्रियो while the second fuses with central cell to form the endosperm, a nutritive tissue needed for growth and succeeding generation. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ वीट इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C स्पाइकलेट। आपका अगला क्वेश्चन, अगार अगार इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो अगार अगार जो है इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फ्रेंड्स इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्गे से। तो बेसिकली अगार अगार ये एक जेली लाइक मटेरियल होता है जो कि पॉलीसाइक्राइड का बना होता है, और ये रेड एल्गे, ठीक है, एल्गे के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो एल्गे के रेड एल्गे में से इसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, ये है अगार अगार और ये है रेड एल्गे जहाँ से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस इज रिफर्ड टू एज। तो देखिए फ्रेंड्स, कैक्टस को इनमें से क्या कहा जाता है? तो देखिए कैक्टस का मेन फीचर क्या होता है? कैक्टस जो है ये हॉट और ड्राई टेम्परेचर में रह सकता है और इसे हम ज़ीरोफाइट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैक्टस ये एक ज़ीरोफाइट है क्योंकि ये हॉट और ड्राई एनवायरनमेंट में रह सकता है, और इसके लिए जो है ये अपने बॉडी को मॉडिफाई कर लेता है। इसके स्पाइंस होते हैं, है ना, संकन स्टोमेटा होता है, जिससे कि ये वहाँ पे अडाप्ट कर सकता है काफ़ी इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑफ पोटैटो आर। तो देखिए आई यानी यहाँ पे जो आप पोटैटो देख रहे हैं इसके इस पार्ट्स को हम कहते हैं आई ऑफ पोटैटो, है ना। ये कुछ नहीं एक्सिलरी बर्ड्स होते हैं। ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ना ऑलरेडी एग्जाम्स में देखे गए हैं, इसलिए आपके लिए हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिए, और लास्ट में मैंने आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन भी रखे हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, जिंजर इज़। तो जिंजर क्या है? ये क्या है? मॉडिफाइड रूट है, स्टेम है, लीफ है या बल्ब है? तो फ्रेंड्स मॉडिफाइड स्टेम होता है जिंजर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है। डिटेल में देखिए, जिंजर इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम ग्रोइंग अंडरग्राउंड फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर कॉल्ड राइजोम। इसके नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। देखिए यहाँ पे नोड है, इंटरनोड्स हैं, और ये एक मॉडिफाइड स्टेम होता है और इसमें स्केली लीव्स भी पाई जाती हैं। आप देखिए पिक्चर में आपको सब कुछ दिख जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग बिलोंग टू। तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये बिलोंग करते हैं अमेरिका से। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग वॉज एन अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन एंड नोबेल लॉरेट हु हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते थे फ्रेंड्स नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, और ये जो है ये एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट हैं।
पूछा जाए अगर कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1966 से लेकर के 67 के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। अगला, रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाई, तो आप पिक्चर में देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जब शुगर केन में रेड रॉट होता है, ये किस वजह से होता है, तो फ्रेंड्स ये होता है ड्यू टू वन बैक्टीरिया जिसका नाम है कॉलेटोट्रिकम फैल्केटम, ठीक है, इसकी वजह से ये रेड रॉट होता है। आपका अगला क्वेश्चन, द बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज, तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा है, ये है फ्रेंड्स अमीबा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो अमीबा से एक और क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में देखे जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए अमीबा जो है ना, ये फूड को कैप्चर करने के लिए ये क्या करता है, अपने इस जो पार्ट्स होते हैं ना, इसको एक्सटेंड करता है इस तरीके से। इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है, तो ये अपने पार्ट को ये इस तरीके से एक्सटेंड करके जो भी फूड होता है उसको ये एनगल्फ कर लेता है, ठीक है, फिर ये अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो ये किसी भी तरीके से अपने आप को चेंज कर सकता है फॉर फूड। तो इस प्रोसेस को, जैसे ये यहाँ पे अभी फूड के लिए ऐसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं ना, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स फीट या फिर सूडोपोडिया। एग्जाम में ये देखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सूडोपोड्स, है ना, तो सूडोपोड्स वो होते हैं जो फूड को कैप्चर करने के लिए अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। चलिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर, वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया जो संक्रमित करने वाले वायरस कहलाते हैं वो होते हैं बैक्टीरियोफाज। तो कुछ ऐसा दिखता है बैक्टीरियोफाज, है ना, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्ड इज सार ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो कर्ड जो है ये खट्टा होता है, इसमें कौन सी एसिड पाई जाती है फ्रेंड्स, कर्ड में जो है ना पाया जाता है लैक्टिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सिट्रिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, तो फ्रेंड्स जो भी सोर फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज, है ना, इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद एसिटिक एसिड की बात की जाए तो ये विनेगर में पाया जाता है, तो आप ये सब याद रखें। अगला, जीनोबायोटिक्स विच आर इनहेरेंटली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल अटैक आर कॉल्ड एज, तो जीनोबायोटिक्स जो स्वाभाविक रूप से माइक्रोबियल हमले के प्रति प्रतिरोधी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रिकाल्सिट्रेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो फ्रेंड्स ऐसे कंपाउंड जो भी बायोडिग्रेडेशन को रेजिस्ट करते हैं और परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, उसे हम रिकाल्सिट्रेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एस्टिमेटिंग द एज ऑफ वुडी प्लांट बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज, तो देखिए किसी भी प्लांट के एज को कैलकुलेट करने के लिए एनुअल रिंग्स, पिक्चर देखिए यहाँ पे जो है ऐसे रिंग्स फॉर्म होते हैं प्लांट्स में, तो इसको देख करके एज को एस्टिमेट किया जा सकता है प्लांट के। तो इस प्रोसेस को, इस स्टडी को हम कहते हैं यहाँ पे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, तो पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्रेंड्स एनाटॉमी, ठीक है। तो प्लांट एनाटॉमी या फिर फाइटोटॉमी इसे कहते हैं, जो कि जनरल टर्म है जो यूज़ किया जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट को स्टडी करने के लिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज कॉल्ड, तो पॉलन ग्रेन्स किस में पाए जाते हैं, फ्लावर्स में पाए जाते हैं, तो इसके स्टडी को फ्रेंड्स कहा जाता है पैलिनोलॉजी। तो देखिए पैलिनोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स क्या है, ये एक माइन्यूट स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट शेप्स और साइजेस में पाए जाते हैं, इसमें फ्लावर्स में। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर इज़ ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, तो सिल्वीकल्चर में किसके बारे में स्टडी किया जाता है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट के बारे में स्टडी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स राइट आंसर है। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट क्या होते हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, वर्टिब्रेट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बैकबोन होती है और स्केलेटन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में जो गिवन है इनमें आपको बताना है कि वर्टिब्रेट कौन सा है। तो देखिए अर्थवॉर्म या फिर मिलीपेड और राउंड वॉर्म, ये सारे वर्टिब्रेट नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, स्नेक, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स भी 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं जो पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये हमारे किस बॉडी पार्ट में सेक्रीट होता है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल है और ये हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स,
तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, तो गोल्गी अपैरेटस, जिसे हम गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं, ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और ये सेल में क्या करता है? पैकेजिंग मॉडिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसीवर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है AB पॉजिटिव को। तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आई। तो इनमें से कौन सा एक आई डिसऑर्डर है, नेत्र विकार है, जिसे हम आलसी आँख के रूप में जानते हैं, लेजी आई के रूप में जानते हैं? तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पे अम्बाइलोपिया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अम्बाइलोपिया क्या है? अम्बाइलोपिया ऑल्सो कॉल्ड एज लेजी आई, ये एक पुअर विजन है जिसमें क्या होता है, एक आँख जो होता है ना, ये अफेक्ट होता है, दोनों आँख इसमें अफेक्ट नहीं होते, एक आँख इसमें अफेक्ट होता है। और इसमें क्या होता है, देखिए, इट डेवलप्स व्हेन देयर इज ब्रेक डाउन इन हाउ द ब्रेन एंड आई वर्क टुगेदर एंड द ब्रेन कांट रिकॉग्नाइज द साइट फ्रॉम वन आई। तो ब्रेन और आई का जो कोऑर्डिनेशन है इसमें उसमें थोड़ी इशू हो जाती है, जिसकी वजह से एक आँख में प्रॉब्लम आती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट इन द बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अवर बॉडी। तो यहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्वियोलाई। तो मैंने आपको बताया, हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। एल्वियोलाई हमारे लंग्स में पाया जाता है और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। अगला क्वेश्चन, ल्यूकोपेनिया इज़ एन अबनॉर्मल। तो ये कैसा डिसऑर्डर है आपको बताना है। देखिए, ल्यूकोपेनिया में क्या होता है, यहाँ पे डिक्रीज इन WBC हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आप डिक्रीज़ कर लीजिए इसे। ओके, तो डिक्रीज़ इन WBC होता है ल्यूकोपेनिया। ठीक है, WBC क्या? वाइट ब्लड सेल। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में पैथोजन से फाइट करता है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, पाइनएप्पल इज़ एन डैश प्लांट। तो पाइनएप्पल इनमें से किस तरीके का प्लांट है? तो यहाँ पाइनएप्पल भी एक ज़ीरोफाइट है जो कि कम वाटर और ड्राई क्लाइमेट में अडाप्ट कर सकता है। तो एक कुछ इस तरीके से दिखता है पाइनएप्पल का प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन्स आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मैनी अमाइनो एसिड। तो अब ये तक हमने डिस्कस किया है फ्रेंड्स कि जब DNA से DNA बनता है, हम इसे कहते हैं क्या? रेप्लिकेशन, है ना। DNA से जब RNA बनता है इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। और जब RNA से प्रोटीन बनता है इसे हम DNA से RNA को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, और RNA से प्रोटीन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये अभी तक डिस्कस कर रहे थे। अभी आपको बताना है कि प्रोटीन जो है ये बन रहा है, तो जब RNA से प्रोटीन बन रहा है तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड को कंबाइन करके बनता है। ठीक है, तो कितने अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स टोटल 20 अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड इन ह्यूमन? राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 4। ओके, तो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं पाए जाते हैं हमारे बॉडी में। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है जो आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ऑलरेडी इनमें से कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में भी ये यूज़फुल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका, नेफ्रॉन इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो नेफ्रॉन किस ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स इज कॉल्ड। तो जल की बूंदों के रूप में जल की हानि, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, ये दोनों फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ओके, साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको हमारे पेड PDF की वेबसाइट के बारे में बता दिया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDF हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर है और आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।